नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और देश में चुनाव चल रहे हों और असदुद्दीन ओवैसी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो भी तब जब सीमांचल में वोटिंग होने वाली हो। ओवैसी ने आज बड़ी शानदार बात कही है। ओवैसी ने क्या कहा किशनगंज में, मैं आपको ये बताऊंगा। ओवैसी ने कहा है कि 26 अप्रैल यानी जिस दिन पोलिंग होनी है, जिस दिन वोटिंग होनी है, जो वोट का दिन है, वो जुमा है। उस दिन शैतान कामयाब नहीं होगा। ये उन्होंने इस किशनगंज में कहा है जहां पर मेजॉरिटी जो है मुस्लिम आबादी है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि भाई जुमा का दिन है, नमाज से पहले और नमाज के बाद दोनों टाइम चाहिए, जब आपको सूट करता है वोट दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि शैतान कामयाब नहीं होगा। अब सवाल ये है कि शैतान कौन है? क्या शैतान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या फिर यहाँ पर राहुल गांधी है? क्योंकि पिछले दो चुनाव से 2014 और 2019 ये सीट किशनगंज की जीती है कांग्रेस पार्टी ने। जी हाँ, इसीलिए किशनगंज में वो बयान दे रहे हैं। वहां पे क्या होता है, वोटों का बंटवारा हो जाता है तो कांग्रेस आगे निकल जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों उसको मिल जाते हैं। बीजेपी हिंदू वोट में फंस के रह जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगती है। अपने राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बकायदा हिंदू वोटों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं ओवैसी की कोशिश होती है कि उन जगहों पर जाया जाए जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, मुस्लिम बहुतायत है, या फिर एक ऐसी पोजीशन पे है जिसमें थोड़ा सा मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाकर या वहां के लोकल कास्ट के समीकरण को देखकर, किसी बड़ी जाति के व्यक्ति को टिकट देकर या किसी इन्फ्लुएंशियल जाति के व्यक्ति को टिकट देकर वहां पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया जाए। तो किशनगंज में और सीमांचल में वो इसलिए है कि यहाँ पर कई सारे सीटें ऐसे हैं जहां या तो मुस्लिम बहुसंख्यक है या फिर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, यानी वो जीतने और हारने का मादा रखते हैं। तो यहाँ पर ओवैसी ने जो कुछ कहा उसके बाद कई सारे लोग कह सकते हैं कि ओवैसी देखिए जो मजहब के आधार पर वोट मांग रहे हैं, भाई धर्म के आधार पर बीजेपी मांगती है तो मजहब के आधार पर ओवैसी क्यों नहीं मांग सकते। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश में जहां पर 80% हिंदू आबादी है, वहां पर मुसलमानों को तो एकजुट दिखाया जाता है, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटा जाता है। ब्राह्मण इतने, अगड़े इतने, सैनी इतने, कुशवा इतने, और साथ में तेली इतने, ओबीसी इतने, ये परसेंटेज में बांटा जाता है और मुसलमानों को एक मुश्त दिखाया जाता है। ये राजनीति आखिरकार कब तक चलती रहेगी? ये मेरा फुट फॉर थॉट है, आपके विचार के लिए एक सवाल है। लेकिन ओवैसी ने आगे क्या क्या कहा इस रैली के अंदर, और ये रैली किशनगंज है, मुस्लिम बहुतायत है, जबरदस्ती और ओवैसी तकरीर तो बड़ा शानदार करते हैं। इसीलिए आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी या राइट विंग के ज्यादातर लोग हैं वो उनको कहते हैं कि ये नए जमाने की जिन्ना है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया। मुसलमान ने तो योगदान दिया, लेकिन इनकी जो पार्टी एआईएमआई है उसका चार्टर ये था 1947 में, वो अलग पाकिस्तान का समर्थन करती थी। ये सब लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। उसको लेकर हैदराबाद और क्या विवाद हुआ हैदराबाद और देश के बीच, ये भारत के इतिहास में दर्ज है। रजाकारों का क्या इन्फ्लुएंस था, ओवैसी के परिवार का क्या इन्फ्लुएंस था, ये इतिहास में दर्ज है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, आज की राजनीति की बात करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ओवैसी ने आज क्या क्या कहा। ओवैसी ने कहा किशनगंज में एआईएमआईएम के सुप्रीमो जैसे वैसे ये बात तो करते मुसलमानों की और बहुतायत में मुसलमानों की बात करते हैं, उसी सोच की बात करते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है देश भारत नहीं है, गाजा है। गाजा जहां पर इजराइल ने हमला किया, इनके लिए दुश्मन भारत का दोस्त इजराइल नहीं है। इनके लिए इनका दोस्त इजराइल नहीं है, जिसको मुस्लिम देश भी अब अपनाने लगे हैं। इनके लिए इजराइल दुश्मन है। भारत का दोस्त हो तो हो, लेकिन इजराइल इनके लिए दुश्मन है। अब मैं यहाँ पर बात आपको कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को आपको एक तारीख बनाना है, और उसके बाद क्या कहा, उस दिन जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही शैतान को कामयाबी मिलेगी। उस दिन किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी। इसीलिए नमाज पढ़ने के पहले और बाद दोनों समय वोट डालिए। ओवैसी ने कहा कि आगे मैं ओवैसी को कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि सिर्फ इस देश के मुसलमान से नफरत की गारंटी मोदी सिर्फ इस देश के मुसलमान से नफरत की गारंटी दे सकते हैं। जब वो दुबई जाते हैं तब सबसे गले मिलते हैं, हाथ पकड़कर चलते हैं,
वहीं जब भारत के मुसलमान की बात आती है तो हम घुसपैठिया हो जाते हैं। हम लोग घुसपैठिया हैं, तो बताएं आरएसएस ने भारत की आजादी में क्या योगदान दिया? ये वही सवाल है जिसका मैंने जवाब दिया कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सोचती थी उस जमाने में, या इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सोचता था कि भाई हैदराबाद को तो पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, भारत के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। इस बात का जवाब एआईएमआईएम नहीं देती है। जब भी मैं उनके प्रवक्ता से सवाल का जवाब पूछता हूँ, वो तो कहता है कि आजादी के पहले जो हुआ उसकी क्यों बात करें। अब ओवैसी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं बीजेपी के संदर्भ में, ये बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी धर्म, मजहब या जाति के आधार पर वोट की बात नहीं करती, सब करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब अलग है। ओवैसी साहब निराले हैं। वो देश की सोच के साथ नहीं चलते। वो देश के आइन की तो बात करते हैं, देश के संविधान की तो बात करते हैं, लेकिन संसद में जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसका मजहब के आधार पर विरोध करते हैं। उन्होंने आज तक जितने भी सरकार, मोदी सरकार ने 10 साल में कानून बनाए हैं, किसी भी एक का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है दक्षिणपंथी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हिंदुओं की बात करती है, बहुसंख्यकों की बात करती है। हाँ, थोड़ा सॉफ्ट कहीं हो जाते हैं जब कोई आदमी बहुसंख्यकवाद के खिलाफ बात करता है, जैसे एक लाइन बहुसंख्यकवाद के खिलाफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आई है। अब हम बात करते हैं कि ये शैतान, शैतानी ताकत, आखिरकार ओवैसी को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने आपको कहा मेजॉरिटी किशनगंज पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुसलमान है, लगभग 65 से 70% के आसपास। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा इस वक्त मैं कोड नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, लगभग इतने ही हैं। और इसमें से अगर आधे से ज्यादा भी ओवैसी को मिल जाते हैं तो उनकी एक और सीट पक्की हो जाएगी। एक सीट पता है ना आपको, उनकी महाराष्ट्र में है, इम्तियाज जलील वाली, औरंगाबाद, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। और दूसरी जो उनकी सीट है वो है हैदराबाद की। इस बार माधवी लता उनको कड़ी टक्कर दे रही है, इसीलिए ओवैसी को पता है कि माधवी लता चूंकि वहां के मुसलमान परिवारों में पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य कर रही हैं, तो कहीं उनके मुसलमान वोटों में डेंट ना लगा दे। कहीं जिनको वहां पर उज्ज्वला मिला, शौचालय मिला, या फिर शहरी मकान मिला, या फिर राशन मिला, ऐसे लोग कहीं बीजेपी को वोट ना दे दे। ऐसे में ओवैसी को अब मुसलमानों को मोबिलाइज करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो किशनगंज और सीमांचल का जो इलाका है वो ओवैसी को ऐसा लगता है कि ये बड़ा पोटेंशियल ग्राउंड है, यहाँ पर वो अपनी बात तैयार कर सकते हैं। ये वही ओवैसी है जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम नहीं गाते, नहीं वंदे मातरम बोलते हैं। इनसे पूछा जाए भारत माँ की जय बोल दो, भारत माता की जय बोल दो, बोले ये हमारा धर्म और ये हमारा मजहब हमको नहीं सिखाता कि हम किसी एक की जय बोले या किसी एक की पूजा करें। बोले हमारे लिए तो खुदा ही एक है। तो उनकी बातें सब मजहबी आधार पर होती है, उनकी तकरीरें भी पूरी मजहबी आधार पर होती है। इसी मजहबी आधार की राजनीति वो करते हैं और वो चाहते हैं कि देश के मुसलमानों में जो पॉकेट्स है वहां पर वो अपनी पैठ बनाए। ऐसे पॉकेट्स हैं भारत में भी जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है। तो ओवैसी चाहे तो ऐसी 30-40 पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा की सीट जीत सकते हैं, 7-8 अगर वेस्ट बंगाल में चल जाए, बिहार में चल जाए, उसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में चल जाए, असम में चल जाए, वहां पर अगर ये चले जाए और मुसलमान एकमुश्त होकर एआईएमआईएम को वोट दे दे तो ओवैसी की ताकत बन सकती है। लेकिन भारत के मुसलमान में भी एक समझदार तबका है। हालांकि मैं मानता हूं ज्यादातर मुसलमान ओवैसी के मूल विचारों का समर्थन करते हैं, लेकिन अपनी लोकल सहूलियत के चलते दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो ओवैसी को नैतिक समर्थन समय समय पर देते रहे हैं। सवाल ये है कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल के लिए भारत का भाग्य विधाता इस चुनाव को तय करना है। मैं ये चाहता हूं कि आप सही रास्ता चुने, सही पाथ चुने, जो आपको सही लगे उसको वोट करें, जो भी पार्टी आपको सही लगे उसको वोट करें। लेकिन उससे पहले ये जरूर सोच लें कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या तकरीरें की हैं, क्या बात कही है और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ एजेंडा क्या रखा है।